इसे जल्दी कीजिए। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट नेशनल सिक्योरिटी लॉ के बारे में। आखिर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून क्या है? अगर आपको समझना हो तो पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, इस पे ये कानून लागू हो गए, मतलब ये कानून लगता है इस व्यक्ति पे, इस नागरिक पे, भारतीय नागरिक पे, कोई भी नागरिक हो, अगर इस पे कानून लगता है तो इसके जो भी बेसिक राइट्स हैं, जो आधारभूत अधिकार है, ये अधिकार क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। और इस व्यक्ति को ना कोई वकील मिलेगा, ना इसका कोई दलील होगा, ना इसका कोई अपील होगा, और ये सीधे कहाँ जाएंगे? जेल में जाएंगे। तो आखिर ऐसे कानून जो एक तरह से काला कानून की तहत है, आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और इसको सरकार को क्यों बनाना पड़ा, जहाँ पे जो व्यक्ति के संवैधानिक अधिकार है वो समाप्त हो रहा है? आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और ये जरूरी क्यों है, ये नेशनल सिक्योरिटी लॉ, इसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे इस लेक्चर में। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे नेशनल सिक्योरिटी लॉ है, जिसमें आप देखेंगे पहला जो बनाया गया था पीडीए 1950 में बनाया गया था, उसके बाद देखेंगे आसपा जो 1958 में बनाया गया था, उसके बाद यूएपीए जो आप देखेंगे 1967 में बनाया गया था, उसके बाद मीसा जो आप देखेंगे 1971 में बनाया गया था, उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो 1980 में बनाया गया था, उसके बाद टाडा जो आपको देखेंगे 1985 में बनाया गया, उसका पोटा जो 2K1 में बनाया गया था। तो आखिर इतने सारे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1 बाय 1 क्यों बनाया गया, इसके पीछे क्या कहानी था, क्या लॉजिक था, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। एक और जहां संविधान भारतीय जनता को या नागरिक को बहुत सारे अधिकार और राइट्स देता है, उसके अधिकार को प्रोटेक्ट करता है, और सरकार का ये दायित्व है कि इसके राइट्स को, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है नागरिक का, उसको क्या करे? प्रोटेक्ट करे और सिक्योर करे। और वहीं पे सरकार एक ऐसे कानून भी ला रहा है। तो इसके पीछे क्या कारण है? तो नेशनल सिक्योरिटी लॉ बनाने के पीछे दो कारण है। पहला, नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, दूसरा है नेशनल सिक्योरिटी को क्या करना? प्रोटेक्ट करना। जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उसको क्या करना? प्रोटेक्ट करना। ये डिस्टर्ब ना हो, पब्लिक जो ऑर्डर है वो क्या रहे? मेंटेन रहे, इसलिए ऐसे कानून बनाए गए। मान लो कोई एक तरह से आतंकवादी है, या आप किसी गांव में रहते हैं, वहाँ पे बहुत सारे बाहुबली लोग हैं, ठीक है, इससे वहाँ पे लोग जनरली जो आसपास में जो इसके सराउंडिंग में रहने वाले लोग हैं, इसके जनरली जो इसका जीना हराम हो चुका है, भाई साहब अच्छे से जी नहीं पा रहे हैं, वो इस व्यक्ति ने इसके जीने पे मतलब एक तरह से उनके लाइफ, जो राइट टू लाइफ है, उसको बर्बाद करके रख दिया है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्तियों को ऐसे लॉ लगाकर और इसको डिटेन किया जाता है, जिससे यहाँ पे पब्लिक ऑर्डर क्या हो? बहाल हो सके। ठीक है, तो ऐसे पहला नेशनल सिक्योरिटी लॉ कब बना, नहीं बना, तो इसी के बारे में क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला जो पब्लिक ऐसे जो लॉ बनाया गया था, नेशनल सिक्योरिटी लॉ जो बना था, जो पहला बना था 1958 में, फर्स्ट लॉ बनाया गया था नेशनल सिक्योरिटी लॉ पे। इसका नाम था प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट, 1950 में बना था, और आप देखेंगे 1969 में समाप्त हो गया था। इसके पीछे क्या लॉजिक है? जनरली जो बड़े पैमाने पे इस कानून का जो उपयोग करते थे वो ब्रिटिश लोग करते थे। क्यों करते थे? आपको पता होगा, जो फ्रीडम फाइटर था, जो फ्रीडम स्ट्रगल में जो लोग भाग ले रहे थे, उसको जनरली वो लोग पकड़ कर क्या करते थे? जेल में बंद कर देते थे, क्योंकि इसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ वो आवाज़ ना उठा सके। लेकिन आज़ाद भारत में क्या सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने पर ऐसे कानून लगा दिए जाएंगे क्या? कि ऐसे कानून की आवश्यकता क्यों पड़ गई उस समय आज़ाद भारत में, जिस समय आप देखेंगे भारत में संविधान इम्प्लीमेंट हो रहा है, 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, उसके बाद ऐसे कानून की आवश्यकता क्यों पड़ी? ठीक है, तो आप देखेंगे जब इंडिया आज़ाद हुआ था 1950 में, तो आप लोगों को पता होगा, 1947 में, तो आप लोगों को पता होगा बड़े पैमाने पे क्या हो रहा था? कम्युनल वायलेंस हो रहा था, हिंदू मुस्लिम में बहुत दंगे हो रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह लोग क्या हो रहा था? डिस्प्लेस हो रहे थे, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो एक तरह से जो पब्लिक ऑर्डर था वो क्या हो गया था? एक डिस्टर्ब हो गया। तो पार्टीशन के कारण, जब 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, इसके कारण जो पार्टीशन हुआ, तो उस पार्टीशन के कारण जो पब्लिक ऑर्डर था वो पूरे के पूरे बर्बाद हो चुका था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा ये कानून पहली बार लाया गया था पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। तो जनरली सरदार वल्लभ भाई पटेल 1950 में भारतीय संसद में, इंडियन पार्लियामेंट में, ये कानून को, पीडीए को, प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट को 1950 में लेकर आए थे, इस बिल को इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद जनरली जब वो बिल को बना रहे थे तो वो 3 दिन तक नहीं सोए थे और सोच रहे थे क्या ऐसे कानून बनाना आवश्यक है जहाँ पे जनता के क्या होंगे? हक, जो राइट्स होगा, आने वाले गवर्नमेंट भी क्या करेंगे? जनरली अपने यूज के तौर पे वो जनरली क्या करेंगे? इसके मिसयूज करेंगे, ऐसे ऐसे लॉ को बनाकर। क्या ये ज़रूरी है? फिर भी जनरली यहाँ पे पब्लिक जो ऑर्डर था, जो पार्टीशंस के कारण जो डिस्टर्ब हो गया था, उससे जनरली क्या करना था? ठीक करना था। तो पीडीए का जो मेन ऑब्जेक्टिव था, जो सरदार पटेल के द्वारा जो लाया गया था, प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट जो 1950 में जो बना था, उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था, पार्टीशन के समय जो इंटरनल डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ था, जो आंतरिक बाधाएं उत्पन्न हो गई थी, उसे क्या करना था?
तो हैंडल करना था, उसे सॉल्व करना था। जो व्यक्ति जनरली जो इंटरनल डिस्टर्बेंस को क्रिएट कर रहे थे या जो पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब कर रहे थे, उस व्यक्ति को इस एक्ट के माध्यम से बिना कोई चार्ज को 1 साल तक पकड़ कर रखा जाता था। ठीक है, इसको ना कोई वकील मिलता था, ना कोई इसका दलील होता था, और सीधा वो जेल में जाते थे। ये एक्ट जनरली टेम्प्रोरी था और 1969 में ये एक्ट क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट था वो जनरली क्या हुआ, 1969 में समाप्त हो गया। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि चलो भाई ये समाप्त हो गया, जो जनता के लिए जो एक तरह से काला कानून था वो समाप्त हो गया। लेकिन ये रुकने वाला कहाँ था, अब तो सरकार को एक तरह से मिल गया था जनरली क्या, एक तरह से अब यहाँ पे एक मौका मिल गया कि हाँ हम तो जनरली ये कानून बना सकते हैं यहाँ पे कि, क्योंकि अगर यहाँ पे ये कहा गया, पीडीए में ये कहा गया था कि अगर मान लो कि कभी भविष्य में ज़रूरत पड़ता है तो फिर ऐसे कानून क्या होंगे, बनेंगे, इसमें मॉडिफाई किया जाएगा। तो फिर इस पीडीए में मॉडिफाई करके और 1971 में जो कानून लाया गया था इसका नाम था मीसा, जिसको बोलते हैं मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, मीसा। और मीसा का जो उपयोग 1971 में इंदिरा गांधी के सरकार में आया था, और इसका सबसे ज़्यादा उपयोग ऐसे एक जो एक्ट था उसका हुआ था 1975 से 1977 के बीच में, जिस समय इमरजेंसी भारत में 19 मंथ के करीब क्या हुआ था, 19 मंथ के करीब लगा था। तो जो मीसा एक्ट था वो पीडीए पे ही आधारित एक्ट था, पीडीए का ही एक मॉडिफाइड वर्जन था। इसमें जो भी लोग सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे या ऐसा प्रोटेस्ट कर रहे थे या कुछ भी कर रहे थे, उसको इनडिफिनिट समय के लिए पकड़कर जेल में बंद कर दिया जाता था। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मीसा एक्ट। जनरली क्या हुआ, 1977 में ये एक्ट क्या हुआ, समाप्त हो गया, क्योंकि जब जनता दल की सरकार बनी तो इस एक्ट को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। सेकेंड आप देखेंगे, आप जो थर्ड एक्ट है इसका नाम है आस्पा एक्ट, जिसको आप देख सकते हैं इसका नाम है आर्म्स फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, जो 1958 में बना था और अभी तक ये एक्ट काम कर रहा है। ठीक है, मीसा तो आपको 1977 में समाप्त हो गया, आपको पीडीए जो आपको 1969 में समाप्त हो गया, लेकिन आस्पा जो एक्ट है जो अभी तक क्या कर रहा है, वो काम कर रहा है। ठीक है, तो आखिर ये एक्ट क्यों बनाया गया, इसके पीछे क्या कारण है। तो ये एक्ट बनाने के पीछे पहला कारण आपको पता होना चाहिए, जो नागालैंड वाले जो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्हें वो क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, एक सेपरेटिस्ट, बहुत सारे अलगाववादी लोग चाहते थे कि हम भारत में ना रहें, वो एक अलग से एक स्वतंत्र इंडिपेंडेंट नेशन के तौर पे वो क्या होते थे। तो यहाँ पे बहुत सारे अलगाववादी लोग क्या कर रहे थे, अब सेपरेटिस्ट मूवमेंट चला रहे थे। ठीक है, जनरली वो असम में नागा हिल, पहले जो असम में जनरली क्या था, तो जो असम के ही पार्ट है नागा हिल वगैरह, बाद में वो क्या हुआ, नागालैंड असम से अलग हुआ। ठीक है, तो बहुत सारे सेपरेटिस्ट लोग थे, वो जनरली चाहते थे कि हम भारत में न रहें, और खासकर असम से वो अलग होना चाहते थे। बहुत सारे यहाँ पे एक तरह से जो इंटरनल डिस्टर्बेंस था उस एरिया में ज़्यादा क्रिएट हो गया था। तो सरकार जनरली क्या की, उस यहाँ पे एक तरह से पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए यहाँ पे आस्पा एक्ट को क्या किया, इंट्रोड्यूस किया, यहाँ पे लगा दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं जो आस्पा है, जनरली आस्पा गिव्स आर्म फोर्स टू द पावर मेंटेन पब्लिक ऑर्डर इन डिस्टर्ब एरिया, मतलब जो डिस्टर्ब एरिया है वहाँ पे एक तरह से आर्मी को ये शक्ति देता है, कि ये पावर देता है कि भाई साहब जाइए यहाँ पे, आपको क्या करना है, मेंटेन करना है। आर्मी क्या होता है जनरली आपको पता होना चाहिए, आर्मी को इस एक्ट से बहुत ही ज़्यादा पावर मिलता है, और ये किसी को भी कहीं भी आपको क्या कर सकता है, जहाँ पे डिस्टर्ब एरिया है वहाँ पे वो क्या कर सकते, कुछ भी अगर आपको करना हो तो आपको यहाँ पे एक साथ नहीं जा सकते, सबसे बड़ी बात। ठीक है, और दूसरा बात, जो भी आपको यहाँ तक चॉकलेट भी खरीदने जाना होगा तो एक तरह से आपको यहाँ पे एक ग्रुप में नहीं जा सकते हैं, आपको एक इंडिविजुअल जाना होगा, आना होगा। यहाँ पे आर्मी के जब आर्मी यहाँ पे डिप्लॉयड हो जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे जो आपकी पर्सनल लिबर्टी है वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और आस्पा एक्ट जो है उसके सेक्शन 3 के माध्यम से सरकार के पास वो राइट्स होता है कि किसी भी एरिया को वो डिस्टर्ब घोषित करने के इसके पास पावर होते हैं। ठीक है, तो इसी के खिलाफ मणिपुर के एक बहुत बड़े एक आयरन लेडी जिसको इरोम शर्मिला कहते हैं, उन्होंने क्या कि एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट था, वो 5 नवंबर 2000 को, ठीक है 5 नवंबर 2000 को भूख हड़ताल जिसको बोलते हैं हंगर स्ट्राइक पे चली गई आस्पा के खिलाफ। ठीक है, कहा कि भाई साहब आस्पा जो एक्ट है एक तरह से इनह्यूमन एक्ट है, इसको जल्दी से जल्दी इस एक्ट को समाप्त करना चाहिए, क्योंकि ये एक्ट इंसान की जो पर्सनल लिबर्टी है उसको क्या करता है, समाप्त करता है, और पर्सनल लिबर्टी जो संवैधानिक अधिकार है उससे क्या करता है, बर्बाद करता है। इसीलिए इस कानून को जल्दी समाप्त करिए, काला कानून। ठीक है, और ये बेचारी जिसका नाम इरोम शर्मिला है, जनरली 2000 में इस कानून के खिलाफ हंगर स्ट्राइक भूख हड़ताल पे चली गई, और 2016 में फाइनली वो क्या की, भूख हड़ताल को तोड़ी। एक लंबा भूख हड़ताल, दुनिया में सबसे बड़ा हंगर स्ट्राइक इरोम शर्मिला के द्वारा किया गया था। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि आस्पा एक्ट क्या है, जो जनरली पीडीए
और मीसा एक्ट के बीच में लाया था। और ये कहाँ लाया गया था, तो आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, उत्तर पूर्वी। लेकिन आज प्रेजेंट डे में ये जो आस्पा एक्ट है वो भारत के किसी भी कोना में ये लगाया जा सकता है जहाँ पे सरकार को ये लगे कि ये डिस्टर्ब एरिया है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट एक्ट लाया गया 1977 में, जब मीसा एक्ट को समाप्त किया गया था, तो फिर से जो न्यू एक्ट लाया गया था, इसका नाम था नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसको बोलते हैं NSA। ये जनरली 1980 में लाया गया था। और जो एक्ट लाया गया था, जो अभी तक ये क्या कर रहा है, काम कर रहा है। इस एक्ट में जनरली सबसे बड़ी बात क्या है, तो इस एक्ट में सबसे बड़ी बात ये है कि मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट, जो राज्य सरकार है या फिर केंद्र सरकार है, उसके पास ये पावर होता है कि ये क्या कर सके, जनरली नेशनल जो नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसियाँ होता है, या फिर इसके पास ये पावर होता है कि किसी भी व्यक्ति को नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट में वो डिटेन कर सकता है, किसी भी व्यक्ति को। और मैक्सिमम वो 12 मंथ तक क्या कर सकता है, डिटेन कर सकता है। अगर उसके खिलाफ जो व्यक्ति को उसने मतलब डिटेन किया है मतलब स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, और उस व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई भी ऐसे फ्रेश एविडेंस मिलता है, तो फिर इसके डिटेंशंस क्या कि जो मतलब जो टाइम है, जो समय है, वो बढ़ाया भी जा सकता है। और मान लो आपको यहाँ पे सबसे बड़ी बात, अगर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत अगर आप गिरफ्तार हुए हैं, तो आपको जब वो गिरफ्तार करता है, ठीक है, तो आपको कोई इन्फॉर्मेशंस नहीं दी जाएगी कि आपको क्यों गिरफ्तार किया गया। 5 या 10 दिन तक तो आपको बताया भी नहीं जाएगा, आपको कोई भी इन्फॉर्मेशंस नहीं दी जाएगी, और नहीं आपका कोई लीगल एड दिया जाएगा। तो इसी को बोलते हैं नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जो कब बना था, 1980 बना था। और अभी तक ये क्या कर रहा है, काम अभी तक ये लागू है, अभी तक ये देश में मतलब क्या है, इम्प्लीमेंटेड है। अगर आप कोई भी ऐसे गतिविधि में भाग लेते हो, ठीक है, जिससे पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है, तो आप पे NSA लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, जिसको बोलते हैं टाडा, आई थिंक आप यहाँ पे देख रहे होंगे, टाडा टेररिस्ट डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटीज़ एक्ट, टाडा, जो 1985 में लाया गया था और 1995 में ये समाप्त हो गया। इसके पीछे क्या कहानी है कि 1995 में ये क्यों समाप्त हो गया, इसका ज़बरदस्त दुरुपयोग हो रहा था, ठीक है। तो टाडा ये एक्ट इसलिए लाया गया था, जनरली इसलिए ये कानून बनाया गया था कि बहुत सारे, जैसे मान लो पंजाब था या बहुत सारे ऐसे जगह थे जहाँ पे बहुत सारे सेपरेटिस्ट लोग क्या कर रहे थे, जनरली एक अलग देश का मांग करना शुरू कर दिया, बहुत सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बन गया था। तो इसको सट आउट करने के लिए जनरली क्या किया गया, ये एक्ट लाया गया, जिसका नाम था टाडा, ठीक है। लेकिन इसका मिसयूज बड़े पैमाने पे होना क्या हो गया, शुरू हो गया। अगर मान लो इस एक्ट के माध्यम से कोई व्यक्ति को अगर डिटेन किया जाता है, और पुलिस जब इसको पकड़ कर ले जाता है, उस व्यक्ति को डिटेन कर और उस व्यक्ति पुलिस के पिटाई के बाद या पुलिस के सामने वो व्यक्ति जो बातें एक्सेप्ट करता है, वही एक तरह से विटनेस, वही एक तरह से एविडेंस बन जाता है। और पुलिस इसको क्या करता है, इसी एविडेंस को क्या करेगा, उपयोग करेगा। ये टाडा के अकॉर्डिंग होता था, ठीक है। तो एक तरह से ये क्या था, बहुत ही एक तरह से दुर्भाग्य वाले, मतलब एक तरह से जो व्यक्ति की जो पर्सनल जो संवैधानिक अधिकार था, जो राइट था, वो एक तरह से यहाँ पे बड़े पैमाने पे डिस्टर्ब होता है। और जो पुलिस थे उसको बड़े पैमाने पे इसका मिसयूज कर रहा था। इसीलिए जनरली क्या हुआ, 1995 में ये जो लॉ था, जो टाडा था, वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट कानून बना है, उसका नाम था, नेक्स्ट एक्ट आया, उसका नाम था प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। आपको देख रहे होंगे यहाँ पे 24 दिसंबर 1990 को कंधार हाईजैक हुआ था। मतलब जो इंडियन एक एयरलाइंस थे, जनरली उसमें इंडियन जो मतलब जो लोग थे, जो प्लेन हाईजैक हुआ था, इंडियन प्लेन हाईजैक हुआ था। उसके बाद आप देखेंगे 13 दिसंबर 2001 को इंडियन पार्लियामेंट पे, आपको पता होगा, अफजल गुरु के द्वारा क्या किया गया था, अटैक किया गया था, ठीक है। तो इसके विरोध, मतलब एक टेररिस्ट एक्टिविटी के विरुद्ध में एक कानून बनाया गया है, उसका नाम था पोटा, मतलब प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, उसको रोकने के लिए, ठीक है, पोटा कानून बनाया गया था। इसमें सबसे बड़ी बात यह था कि इस कानून के अंतर्गत अगर आपको पकड़ लिया जाता था, तो आपको 180 दिनों तक वो क्या करके रखेगा, डिटेन करके रखेगा, या उससे ज़्यादा भी बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इस कानून का इतना दुरुपयोग किया कि पुलिस किसी को भी आतंकवादी गतिविधि में, अगर वो कुछ भी सरकार के खिलाफ भी बोल रहा है, तो बोल रहा है कि नहीं भाई साहब, आप तो आतंकवादी गतिविधि कर रहे हो, तो उसको क्या करते थे, पकड़कर जेल में रख देते थे, जिसके कारण बड़े पैमाने पर इसका मिसयूज होना शुरू हो गया। तो फिर ये कानून क्या हो गया, 2004 में पोटा भी समाप्त हो गया। अब जो यहाँ पे आप देखेंगे, जो लास्ट है, आप देख रहे होंगे, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जिसको बोलते हैं UAPA 1967 से अभी तक ये काम कर रहा है। आपको ये बताना होगा, कमेंट बॉक्स में आप जवाब देंगे कि अभी प्रेजेंट डे में UAPA किन किन व्यक्तियों पे लगा है, ऐसे कौन कौन व्यक्ति है जिस पे लगा है, आप कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। ताकि UAPA क्या है, UAPA एक ऐसी मतलब एक्ट है जिसमें, पहले मैं आपको बता दूं, ये एक तरह से टेररिस्ट
एक्टिविटी से जुड़ा हुआ एक्ट है। मतलब कोई भी व्यक्ति या कोई भी संगठन, मान लो कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई पर्सन्स है, इंडिविजुअल्स है, या कोई ये संगठन है, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन, अगर ये कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी या टेररिज्म टाइप के एक्ट कर रहा है, ठीक है, तो इस पर ये UAPA जैसे कानून व्यवस्था क्या होता है, कानून लग जाते हैं, ठीक है। और इसको जो रेगुलेट करता है इसका नाम है NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसको क्या करता है, रेगुलेट करता है। तो इसके थ्रू जब आप पे UAPA लगेगा, मतलब ये एक व्यक्ति पे भी लग सकता है या एक संगठन जो मान लो टेररिज्म टाइप की एक्टिविटी या एक्ट करता है, उस पर ये कानून जनरली क्या होते हैं, लगते हैं। इस कानून के माध्यम से आपको क्या किया जाएगा, 180 दिन तक डिटेन किए जाएंगे। और आपके खिलाफ अगर कोई फ्रेश रिपोर्ट या फ्रेश या कोई ऐसे फिर से कोई अपडेट अगर फाइल मिलता है जो जनरली ये टेररिज्म एक्टिविटी से अगर कोई विटनेस, कोई भी एविडेंस मिलता है, तो आपके जो डिटेंशन है वो बढ़ाया जा सकता है। और ये कानून अभी तक लागू है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया बहुत सारे जो नेशनल सिक्योरिटी लॉ ये क्यों बनाया गया और क्यों इसके पीछे क्या कारण था। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, गुड डे।